We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत आते ही ओवैसी ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। जी हां, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। असल में बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम की ये पहल सच में एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मंशा से की गई है या फिर ये केवल राजनीतिक चाल है ताकि ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से खुद को अलग किया जा सके। दरअसल एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने हाल ही में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क किया है ताकि असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक इन दोनों दलों के निर्णयकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। एआईएमआईएम की बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि उनकी पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से संपर्क किया है। उनके कुछ करीबी विधायकों के जरिए इस प्रस्ताव के साथ कि दोनों पार्टियां विशेषकर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में एक साथ आएं। हालांकि इस पर दोनों पार्टियों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि वे बीजेपी के खिलाफ हैं और इसलिए वे तेजस्वी यादव से महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव उनके विधायकों के माध्यम से भेजा है। अब फैसला उनका है। उनके विधायकों ने मुझे बताया कि मेरा प्रस्ताव विचाराधीन है और अब तक खारिज नहीं किया गया। ये तमाम बातें अख्तरुल इमान ने कही है। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने बिहार इकाई को यह प्रस्ताव लेकर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि हमने असदुद्दीन ओवैसी से इस संबंध में बातचीत की है कि बिहार इकाई महागठबंधन में शामिल होना चाहती है और उन्होंने हमें आरजेडी और कांग्रेस नेताओं से बातचीत शुरू करने की पूरी छूट दी है। हालांकि अख्तरुल ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी बिहार चुनावों के लिए आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन चाहती है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम को आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम के आने की बात जो है वो अब सामने आ रही है। इससे पहले जब ओवैसी साहब बिहार आए थे तब उन्होंने कई बातें कही थी। हालांकि अब देखिए, जो कह सकते हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव जरूर आने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन के साथ आ सकता है। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब। सर, लगातार आप जो है वो विरोध करते थे तेजस्वी यादव का, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, लेकिन एक तरफ अब सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो तेजस्वी यादव या महागठबंधन को लेके कह सकते हैं वो नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि उनके साथ जाने के लिए। नहीं, आपने शायद मेरे असेंबली के पूरे कार्यकलाप पर आपकी नज़र नहीं रही है। माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हाशिए के लोग अभी भी हाशिए में हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 4 लाख नौकरी मिलनी थी, 3 लाख नौकरी मिली, 1 लाख से ज़्यादा नौकरी उनकी चली गई है। मैं इन बिंदुओं को लगातार उठाता रहा हूँ, लेकिन मसला ये है, छोटे छोटे मुद्दे भी हैं और बड़े मुद्दे भी हैं। देश के सामने में और राज्य के सामने में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार का तख्त ताज किसके कब्जे में जाए। बिहार में लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में बिहार के चले जाने के नतीजे में बिहार में करप्शन बढ़ा है, कम्युनलिज्म बढ़ा है और उसकी वजह से आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। तो बिहार के हर एक व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आने वाले दिनों में बिहार का मुखिया किसी कॉमनल आदमी को नहीं बनने दिया जाए। और इस वक्त बिहार के भविष्य को बचाने के लिए ज़रूरी है कि सेकुलर वोटों को जमा किया जाए। इसलिए सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, इसी गर्ज से हमने इंडिया गठबंधन के लोगों को मैसेज दिया है कि साहब, अगर आप संजीदा हो वाक़तन, आपको तो तख्त ताज चाहिए, हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो इसलिए अगर आप संजीदा हो तो एमआईएम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। ये आपको फैसला करना है कि आप सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हो या सेकुलर वोटों को फिर बिखरने देना चाहते हो। आप फैसला करो, हमने मैसेज दिया है। लेकिन आपको लगता है क्या कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बेहतर चेहरा है नीतीश कुमार से, क्योंकि बिहार को लेकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनका साथ देना चाहते हैं, वो ज़रूर तख्त-ओ-ताज मिले चेहरा जो है तेजस्वी यादव रहें, आप उनके साथ रहें, सेकुलर वोट को एक करना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव बेहतर चेहरा? लेसर एविल पर दुनिया चल रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन कि इस वक्त जो लोग भी हैं अदर देन एनडीए, ये लोग मुमकिन है दूसरी खराबी हो सकती है, लेकिन मैं इनको कॉमनल फोर्स नहीं कह सकता हूँ। इसलिए इस वक्त देश को कॉमनल फोर्सेस से बचाना चाहिए। इसी वजह से हमने ये प्रपोजल रखा है।
2005 से पहले का इसी सरकार का जिक्र किया जाता है, जंगल राज रहा है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही है। उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको लेकर भी ये आरोप लगा है, चाहे वो लैंड फॉर जॉब मामला हो, अलग अलग मामलों में खुद तेजस्वी यादव जो है उन पर आरोप लगा है। तो लगता है कि एक आरोपी व्यक्ति एक अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है जिसका साथ देने की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसको तो सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी ने दिया, अपने साथ उप मुख्यमंत्री बना के रखा। मौजूदा वक्त बिहार का जो राजनीतिक दशा और दिशा है, इसको तय करने के लिए आप गंगा स्नान किए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे साधु संत अब आपको बरगद और पीपल के दरख्त के नीचे मिलेंगे। वर्णहीन यहाँ जो लोग आए हैं अक्सर के दामन वो हैं। इसमें यही कहिए कि इसमें गोरा कोई नहीं है, इसमें काला कौन है, सांवला कौन है ना? उसी पर इस वक्त काम चलाने की ज़रूरत है। ये पूरे देश में आज यही हो रहा है, पूरे देश में यही हो रहा है। लेसर एविल पर काम चल रहा है, इसीलिए इंसानों की बस्ती में देवता मत तलाश कीजिए आप, है ना? और वो क्या मामला है, नहीं मामला है, कोर्ट जाने। लेकिन बिहार में इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो दूसरे पाप को हम झेल सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के पाप से बड़ा पापी कोई नहीं है। अब सवाल ये भी आ जाता है, 2020 में आपने 5 सीटें आपकी पार्टी ने जीती थी, 4 विधायक जो हैं तेजस्वी यादव ने ले लिए जब उनके समय उनका शासनकाल रहा, और फिर सरकार भी बनाई, मंत्री भी उन्हें बनाया। तो क्या लगता है कि जिन्होंने पहले ही आपके साथ विश्वासघात किया हो, अब उस गठबंधन में जाने के बाद कोई फायदा होगा? नहीं, मेरे इस दिल के बड़ेपन को आप ज़रा महसूस कीजिए। मैंने कई जगहों पर कहा है कि देखिए, मैं सेकुलरिज्म के लिए या सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मैं कितना संजीदा हूँ कि जिसने मुझे तकलीफ पहुँचाई है मैं उसके साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। और आप मेरी संजीदगी को भी देखिए कि कॉमनल फोर्सेस को रोकने के लिए हम क्या कुछ तकलीफ सह सकते हैं। इस तकलीफ के बावजूद भी चूँकि मुझे बिहार से मोहब्बत है, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण से, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत से मुझे मोहब्बत है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि घिरने का जो कारोबार है वो रुके और इस राज्य में एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। आपने तेजस्वी यादव का जरूर जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपने देखा है 2005 से पहले कुछ नहीं था, क्या व्यवस्था थी बिहार की, जब वो खुद सत्ता में आए तो बदले। क्या लगता है कि जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार के लिए की पिछले 20 सालों में, वो बेहतर है कि नहीं? लंबे बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि उस काल में आपने मॉब लिंचिंग होते हुए नहीं देखा होगा। इंसानों को इंसानों से कुछ लोगों का मामला होगा, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा होगा, है ना? बेरोजगारी और जगह भी थी, लेकिन बिहार के लोगों को जितना बेरोजगारी के आज दशा झेलना पड़ रहा है, कल और आज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना? टैक्सेस बढ़े हैं और तकनीकी एक इनकलाब आया है देश में, उससे थोड़ी बहुत अगर भौतिक विकास हुआ भी है तो ये कोई इनकी देन नहीं है, तो समय के परिवर्तन का हिस्सा है। और जहाँ तक आप कहेंगे कि अफसरशाही, कल के दिन में अगर आप तुलना करेंगे ईमानदाराना तौर पर कि नीतीश कुमार के आने के बाद लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, अफसरशाही सर चढ़कर बोल रहा है। इनके विधायक और एमएलए आज बीडीओ और दरोगा से बात करने के लायक नहीं रह गए हैं। ये बिहार है, क्या कहते हैं आप? इनके वही ऑफिसर बचे हुए हैं जिनके यहाँ छापा नहीं पड़ा है। छापा पड़ रहा है तो आज मशीनों से पैसे करने की नौबत आ रही है। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इनके ऑफिसर शराब पी रहे हैं, इनके डॉक्टर्स कई जगह हॉस्पिटल में पकड़े गए हैं। मामला ये है कि सारी पॉलिसियाँ गलत हैं और नीतीश जी कहीं ना कहीं बीजेपी का मोहरा बन गए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो बिहार के सौहार्दपूर्ण समाज का हुआ कि आरएसएस और बीजेपी को गाँव तक पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश जी ने किया है। इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे थे। एक ऐसा वक्त आया जब सभी विपक्षी दलों को एक साथ नीतीश कुमार ने पटना में बुला लिया। अब उसी ब्लॉक के साथ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी बात भी कही है, ये बताइए कि अगर मानते भी हैं तो सीट को लेकर क्या कुछ बातें बनेंगी, या कुछ सीटों को लेकर आपकी बातें हैं कि सीटें मुझे कितनी चाहिए? तो दूसरे स्टेज की बात होगी। पहले ये तो करें कि ये लोग बात करने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं है। हमने अपना मैसेज, हमने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। हम संजीदा हैं, सेकुलर वोटों का बिखराव न हो, हम आपको गवाह रखते हैं और बिहार की जनता को हम गवाह रखते हैं कि सेकुलर वोट अगर बिखरेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। क्या AIMIM के जो राज्य इकाई है वो केंद्र इकाई से इन चीज़ों को लेकर समर्थन मिल चुका है? क्या ओवैसी साहब ने इसको लेकर हाँ कहा? नहीं, ओवैसी साहब से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बात की है और ओवैसी साहब ने कहा है कि हरचंद के आपको उसने तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन बिहार के हालात के बारे में आप लोग जो मुनासिब समझें फैसला लें। एक आखिरी सवाल है, एक और युवा चेहरा जो है इन दिनों बिहार की राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का हम जिक्र कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं करना चाहते, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान भी एक बेहतर चेहरा है? चिराग पासवान जी खूबसूरत आदमी हैं, फिल्मी दुनिया से लौट कर आए हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं,
लेकिन एक बड़ी भूल है वो हो रही है उनसे कि जिनकी दवा खा के वो बीमार हुए हैं उसी से वो दवा ले रहे हैं। दलितों का शोषण और दोहन जिन लोगों ने किया है, ये निज स्वार्थ की राजनीति तो हो सकती है चिराग साहब की, लेकिन अपने समुदाय के, दलितों के, उनके पिताजी का जो सपना था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के रिजर्वेशन के नाम पर दलितों को सियासत में हिस्सेदारी मिली, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को इंसाफ दिला पा रहे हैं वहां जाकर? क्या दलितों के मान और सम्मान, उनकी नौकरी, बिहार में 1 लाख से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की नौकरी खत्म कर दी इन लोगों ने। उसके बावजूद भी अगर उस गठबंधन के साथ हैं तो चिराग जी एक अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक सफर है वो बेहतर तौर पर सही सिमत में नहीं है। चलते एक आखिरी सवाल है, क्या जो उम्मीद है आपकी कि महागठबंधन आपका साथ देगी, तो अगर साथ देती है तो साथ जाएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे? मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग के तंत्र से नहीं। साफ कहता हूँ, साफ बोलता हूँ, साफ सुनता हूँ। मैंने प्रपोजल रखा है, सम्मानजनक बात होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर अकेले चलने से मुझे कौन रोक सकता है। तीसरे फ्रंट की भी तैयारी? हाँ, यकीनन यकीनन। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब। कहा कि दिल से बात करते हैं, अगर महागठबंधन चाहती है साथ में आने के लिए तो हम तैयार हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि तीसरे फ्रंट की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी साफ कह दिया कि अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अच्छे राजनीतिकार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जैसा कि तेजस्वी यादव पहले असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर आरोप लगा चुके हैं। AIMIM नेता का बयान अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने के आरोपों से खुद को साफ करने की कोशिश जैसा लग रहा है। ऐसे में महागठबंधन का हिस्सा बनने की प्रस्तावित इच्छा एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है, ताकि मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया जा सके कि AIMIM ने तो गठबंधन करना चाहा लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पिछली किशनगंज यात्रा के दौरान राज्य में कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था और इसके लिए पार्टी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि AIMIM ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। उस चुनाव में AIMIM को कुल 5,23,279 वोट मिले थे, जो कि 1.24% मतदान के बराबर था। हालांकि कुछ महीनों बाद AIMIM के 4 विधायक बगावत कर RJD में शामिल हो गए थे। MIM का 2020 में बिहार चुनाव में प्रदर्शन तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाने से चूकने का एक प्रमुख कारण माना गया था, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने खासकर मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में RJD को खासा नुकसान पहुंचाया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर RJD और कांग्रेस AIMIM के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और राज्य भर में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एक बार फिर गठबंधन में शामिल इन दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।